हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 5th पेपर सामाजिक विज्ञान राजन सीरीज देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपका पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका राजन सीरीज का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी वो सारे लिंक अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपका पवन सीरीज के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि टोटल क्वेश्चन जिसमें आपके टोटल 17 पार्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी वो सारे लिंक अवेलेबल है, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं इसमें पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 है। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए, महमूद गजनवी जो कि एक लुटेरा था, जिसने भारत की अथाह संपदा को देखकर भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए। और वहीं पर अगर हम देखें तो मोहम्मद गोरी जो भारत पर आक्रमण का उसका जो मेन उद्देश्य था वो धन प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इसके दो मेन उद्देश्य थे। और इसके क्या थे? एक थे कि ये भारत से अथाह धन संपत्ति को लूटना चाहता था। क्लियर? तो अब हम देखें, चूंकि दोस्तों यहाँ पे आपके जो टोटल 50 वर्ड्स में होंगे इसके जो आंसर होंगे, तो आप सबसे पहले इसके मेन पॉइंट को समझ लीजिए। फिर इसमें आपके अलग अलग से आप लिख दीजिएगा कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण था और मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण था वो किस तरह से, उसके बारे में कुछ डिटेल करना है आपको। तो चलिए देखते हैं उत्तर। यहाँ पे महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी तुर्क से पश्चिम एशिया के छोटी सी रियासत गजनी राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें पश्चिमी एशिया में, ये इसकी छोटी सी रियासत थी गजनी राज्य। गजनवी गजनी से संबंधित है। क्लियर? वह तुर्क सरदार था। क्लियर? गजनी तुर्क सरदार, इतना आपको याद हो गया। वह गजनी रियासत का एक उत्तराधिकारी था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एम्बियस था। उसने भारत की धन संपदा के विषय में गाथाएं सुन रखी थी। अतः उसने राज्य को समृद्ध राज्य बनाने के लिए ही 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक के भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किए। तो दोस्तों, चूंकि वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उसने अपने गजनी राज्य को समृद्ध बनाने के लिए ही भारत की जो अथाह संपदा थी उसको लूटने का विचार किया और उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनवी का इरादा भारत पर आक्रमण कर धन दौलत लूट कर ले जाना था। क्लियर? पंजाब, मुल्तान, भटिंडा, नगरकोट, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, सोमनाथ मंदिर केंद्र थे। सोमनाथ मंदिर जो था, सोमनाथ मुख्य आक्रमण के केंद्र थे। तो दोस्तों, वहां पर उसने सोमनाथ जो मंदिर है वो उसके मुख्य केंद्र होते थे। और महमूद गजनवी का भारत में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर ही हुआ, क्योंकि वहाँ से वो बहुत सारे सोना चांदी धन ये सारी चीज़ें वो लूट कर अपने राज्य ले जाता था, यानी कि गजनी ले जाता था। आगे हम देखें, महमूद गजनवी की विनाश लीला के संबंध में मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अलबर्नी। तो दोस्तों, ये अलबर्नी जो है ये मध्य एशिया का था, ये एक विद्वान था। इसने इसके बारे में लिखा है कि महमूद गजनवी के साथ ही भारत वो आया था। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर कभी कभी पूछ लेता है आपको कि अलबर्नी कौन था, तो अलबर्नी मध्य एशिया का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। कभी कभी इतिहासकार के बारे में भी इस तरह से पूछ लेता है कि ये अलबर्नी कौन है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मध्य एशिया का एक विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के साथ ही भारत की यात्रा पर आया था। और उसने लिखा कि महमूद ने भारत की समृद्धि को बर्बादी में बदल डाला था। तो जो भारत की समृद्धि थी उसको उसने बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वो भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था और जब भी आता था वो अथाह संपदा को लूट कर अपने राज्य गजनी ले जाता था।
समकालीन हिंदू राजाओं ने महमूद गजनवी का सामना किया, किंतु राजनीतिक एकता के अभाव में वो असफल रहे। लगभग 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है और भारत के लिए वो एक आतताई लुटेरा था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1000 से 1025 ईस्वी तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती। तो जो अलबर्नी था उसने लिखा था कि जो भारत की समृद्धि थी उसको उसने बर्बादी में बदल दिया। और यहाँ पर हम कहें तो चूंकि जो भारतीय राजा थे वो कहीं ना कहीं उनमें एकता की कमी थी, राजनीतिक एकता की कमी थी, जिसकी वजह से वो उससे असफल रहते थे और वहां की धन संपदा को लूटकर वो अपने राज्य ले जाता था। क्योंकि अगर भारत के जो राजा थे वो एकजुट होकर गजनवी का सामना करते तो कहीं ना कहीं वो उसे परास्त कर देते, लेकिन आपसी एकता की कमी होने के कारण ही वो भारत पर बार बार आक्रमण करता था और यहाँ की धन संपदा को लूट करके वो अपने राज्य ले जाता था। क्लियर। अब दोस्तों हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण। महमूद गजनवी के शासन के लगभग 150 वर्ष बाद अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क शासक मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर महमूद गजनवी था वो कहाँ का था, वो पश्चिम एशिया की छोटी सी रियासत गजनी राज्य का उत्तराधिकारी था। लेकिन जो मोहम्मद गोरी था वो कहाँ का था, वो अफगानिस्तान का एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क शासक। क्लियर। मोहम्मद गोरी ने भारत में सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया था तथा सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर वो कब आया था, वो आया था 150 वर्ष पहले, यानी कि महमूद गजनवी, गजनवी यानी कि गजनी। क्लियर। इस तरह से आपको याद रहेगा। और ये कौन है, ये मोहम्मद गोरी है। भारत में सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में आया और इसने पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया और सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, चूंकि इसके पहले ये सारा जो पाकिस्तान और अपनी इंडिया सब एक ही थे, उस समय तो कोई बंटवारा हुआ नहीं था। तो वहाँ पर जो पंजाब का प्रांत है, सिंध और मुल्तान, उस पर इसने अधिकार कर लिया था आक्रमण करके। और भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए गोरी ने मुल्तान शहर के आक्रमण के पश्चात गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर भी आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे देश में चूंकि जो राजा हुआ करते थे कहीं ना कहीं उनमें आपसी सहयोग ना होने के कारण भी ये जो आक्रमणकारी थे ये विजयी होते थे। लेकिन क्या होता है कि जब चालुक्य वंश के राजा भीम पर ये आक्रमण करता है, जो कि गुजरात के राजा थे, गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर ये आक्रमण करता है, लेकिन वो उनसे हार जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मोहम्मद गोरी था उसका भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो धन प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी था। क्लियर। गुजरात की हार से निराश होकर गोरी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने पंजाब पर कब्जा करने की योजना बनाई और 1190 ईस्वी में उसने पंजाब पर कब्जा भी कर लिया। और यानी कि जब वो गुजरात में विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो वो पंजाब में 1190 में आक्रमण करता है और उस पर विजय प्राप्त करके उस पर कब्जा कर लेता है और भटिंडा को अपनी राजधानी बनाया। पंजाब में जो भटिंडा शहर है उसको अपनी राजधानी बनाता है। इस समय भारत में हिंदू राजाओं में अजमेर तथा दिल्ली का चौहान राज्य, गुजरात में सोलंकी राज्य, कन्नौज में गढ़वाल राज्य, बंगाल विहार में सेन राज्य तथा बुंदेलखंड में चंदेल राज्य शासन में थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अजमेर तथा दिल्ली पर किसका राज्य था, चौहान का, यानी कि पृथ्वी राज्य चौहान। तो दोस्तों इसमें आगे हम जानेंगे कि अगर आप लिख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से भी मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी, जैसा कि बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई थी। ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कौन सी लड़ाई थी। और इसी तरह से अलग अलग राज्यों पे अलग अलग शासक शासन कर रहे थे।
तो दोस्तों ये आपका मुझे लगता है डिटेल हो चुका है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के विषय में इतना पर्याप्त है। इतना अगर आप लिखते हैं तो दोस्तों देखिए इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो महमूद गजनवी था वो एक लुटेरा था जो कि पश्चिम एशिया से संबंधित था और वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया 1000 से 1025 तक, और उसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। उसके साथ एक प्रसिद्ध विद्वान आया था जिसका नाम था अलवर्नी, और उसने ही उसके विषय में लिखा था कि वो भारत पर जितनी भी बार आक्रमण करता था वो इसीलिए विजयी होता था क्योंकि जो भारत के राजा थे वो आपसी सहयोग उनकी कमी थी उनमें, और वो एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो विजित होता था। और उस जगह को वो पूरी तरह से जो भी भारत की जो समृद्धि थी उसको उसने विनाश लीला में चेंज कर दिया था। एक तरह से भारत की समृद्धि को उसने बर्बादी में चेंज कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है, और इसी तरह से मोहम्मद गोरी के बारे में भी लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या क्या सुधार किए थे। तो दोस्तों जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक की अगर हम बात करें तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम आता है। तो दोस्तों इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी और इसी तरह से इसने बहुत सारे इसके कार्य थे। खिलजी ने सेना के संगठन में क्या क्या सुधार किए थे, तो चलिए देखते हैं उत्तर। अलाउद्दीन खिलजी ने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसकी विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसकी सेना का संगठन ही एक तरह से उसने जो सेना का संगठन बनाकर रखा था वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ था, जिसकी वजह से वो किसी भी राज्य को विजित करने में वो सफलता प्राप्त कर रहा था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया था। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। उसके यहाँ सैनिकों की नियुक्ति उसकी घुड़सवारी शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें उस समय की, तो उस समय जो सेनाएं होती थी वो उसमें घोड़े की जो सवारी करने वाले सैनिक होते थे, कुछ पैदल होते थे, कुछ हाथी वाले होते थे, मतलब जो हाथी की सवारी करके इस तरह की सेनाएं होती थी। तो यहाँ पर हम बात करें तो उसमें घुड़सवारी वाली सेनाएं थी। उसके यहाँ सैनिकों को नियुक्ति उनके घुड़सवारी शस्त्र चलाने की योग्यता को आधार पर ही की जाती थी कि जो लोग घुड़सवारी में भी निपुण होते थे और शस्त्र चलाने में भी निपुण होते थे उनको ही सेना में रखा जाता था। सैनिकों की हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों की हुलिया का विवरण का मतलब यहाँ पर जो भी सैनिक भर्ती होते थे उनकी पूरी जानकारी के साथ साथ उनके जो भी योग्यता थी उसको भी ध्यान में रखा जाता था। शासन द्वारा सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई। उसने विशाल सेना का नेतृत्व किया था और घोड़ों को दाग लगाने की व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो उसके विशाल सेना का नेतृत्व वो खुद करता था और घोड़ों को दाग लगाने की व्यवस्था भी उसने प्रारंभ कर दी थी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको बस इसमें क्या क्या याद करना है कि उसके पास सुसंगठित सेना थी। ये सारी चीज़ें तो आप डिटेल में कर ही सकते हैं। तो उसके यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि 4,75,000 उसके सैनिक थे, जिसमें सैनिकों की नियुक्ति वो कैसे करता था, घुड़सवारी और शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर ही वो सैनिकों की नियुक्ति करता था और सैनिकों की हुलिया का विवरण रखा जाता था। पूरा विवरण यानी कि सैनिकों के पूरे विवरण उसके पास होते थे और शासन द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। तो एक तरह से इस तरह से होने की वजह से ही कि एक पारदर्शिता थी एक तरह की जिसकी वजह से भी सैनिक उसके योग्य सैनिक होते थे। चूँकि वहाँ पे जो राज्य उसने विजित किए थे वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था थी जिससे कि सैनिकों की इस तरह की व्यवस्था को देख करके ही सब कोई एक्टिव होते थे सैनिक में भर्ती होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें 8 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, इसका जो यहाँ पे देखिए सन 1325 से लेकर के सन 1351 तक इसका शासनकाल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 26 वर्ष शासन किया।
मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए निम्नलिखित नई योजनाएं लागू की। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी, तो दोस्तों कि यही योजनाओं की वजह से ये जो शासक है ये प्रसिद्ध है। क्योंकि दोस्तों इसके पहले इस तरह की योजनाएं किसी ने लागू नहीं की थी, तो इसलिए ये इसी योजनाओं की वजह से इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो योजना है इसकी दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, तुगलक ने गंगा यमुना के मध्य की भूमि जिसे दोआब कहते हैं वहाँ भूमि कर में वृद्धि कर दी और कई अन्य कर भी लगा दिए। तो दोस्तों यहाँ पर दोआब के ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो कहीं ना कहीं अधिक उपजाऊ होते हैं। तो यहाँ पे गंगा और यमुना के मध्य के जो भूमि थी, जो उपजाऊ भूमि थी, उसमें इसने अधिक कर लगा दिए और उसके अलावा भी अन्य कर लगा दिए, जिससे ये इसकी योजना थी। और दूसरे पर हम देखें राजधानी में परिवर्तन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी में बदलाव भी किया था। तो दोस्तों इसने अपनी राजधानी परिवर्तन देवगिर से दौलताबाद किया था। और यहाँ पर देखिए नंबर तीसरे पर तांबे की मुद्रा का चलन, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा चलाई थी। तो दोस्तों इसने क्या किया था कि जो भी इसके यहाँ की मुद्राएं थी उसको तांबे की बना दी थी, जिससे कि इसके साम्राज्य में जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि जब इसने तांबे की मुद्रा चलाई तो उसकी नकली मुद्रा बहुत सारी निकल गई थी। तो एक तरह से इसकी जो तांबे की मुद्रा का चलन थी, ये जो योजना थी वो विफल हो जाती है। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।